तो बच्चों एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना, रिवाइज कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन था कि कहां से कहां कितने टाइम पीरियड में ये चीज रहेगा। तो जैसे प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल के बाद ये 3 पार्ट में डिवीजन हुआ है। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि प्रागैतिहासिक काल का जो अंतिम टाइम पीरियड है, अंतिम टाइम पीरियड वो ये 10,000 बीसी से लेकर 2500 बीसी के बीच अंतिम टाइम पीरियड। फिर क्या चालू हुआ? आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? 2500 बीसी से लेके 1700 बीसी। कैसे? सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है वो। लेकिन बच्चों 200 साल लगते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त होने में, तो समाप्त हो गई 200 साल में। तो अब क्या होगा? अगला टाइम पीरियड जो चालू होगा 1500 बीसी से चालू होगा। कब से चालू होगा? 1500 बीसी से। और 1500 बीसी से चालू होगा तो 1000 बीसी तक ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड कहलाएगा ऋग वैदिक काल। वैदिक काल भी 2 पार्ट में टूटता है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ये फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था। तो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी, ये इसी 1000 बीसी पे एक चीज का आविष्कार हो जाएगा जिसे बोलते हैं लोहे का आविष्कार। इसको बोलते हैं ताम्रयुगीन या कांस्य युगीन सभ्यता। क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता इसको बोलते हैं। इसके बाद जब महाजनपद पीरियड चालू होगा, लौह युगीन सभ्यता चालू होगी। तो 1000 में क्या किसकी खोज जाएगी? लोहे की। तो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक कौन सा टाइम पीरियड रहेगा? पोस्ट ऋग वैदिक पीरियड रहेगा, यानी उत्तर वैदिक काल रहेगा। समझ आया? ठीक है, सब चीज क्लियर हो गया। और इसके बाद क्या चालू होगा? महाजनपद काल चालू होगा। 500 बीसी चालू होगा उल्टा। फिर जैसे बीसी के बाद एडी आएगा तो फिर क्या चालू होगा? 1 एडी से लेके 100 एडी के बीच, 100 से लेके 200 के बीच। अभी तो उल्टा लिख रहे हैं ना, तो आपको उल्टा नहीं लिख रहे हैं। टाइम साइकिल में ऐसे ही होता है, मैंने बताया था, एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा। 7000 लिखा है, 10,000 मोटा मोटा ये आप स्पेसिफिक कर ही नहीं सकते। और इसी के बाद देखो, देख लो एक बार, ये ऐसे ना बच्चों, तो जो 3 है वो इसका है। ठीक है, ये जो आपको बुक मिली है ना, बुक जो मिली है, जो बुक की पीडीएफ डली है, उस बुक की पीडीएफ का ही पीपीटी फॉर्म। देखो, मानव आखेटक संग्राहक था, आग का आविष्कार हुआ था, पर आग का प्रयोग कब चालू होगा? स्पेशली मध्य पाषाण काल। पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार लिखा है, कृषि का ऐसा बोलना चाहिए संग्रहण। कृषि का आविष्कार तो कब हुआ है? मध्यकाल में। कब हुआ है? मध्यकाल। अच्छा, स्थायी निवास ये जो है ये भी मध्यकाल में हुआ है। पशुपालन ये भी मध्यकाल में हुआ है। लेकिन ये सब चीज परमानेंट कब हो गया? नवपाषाण। परमानेंट कब हो गया? नवपाषाण। देखो, पेबल चॉपर चॉपिंग बताया था, है ना, तो वो वही चीजों का नोट्स है जो मैंने आपको बताया था। सोहन घाटी बताया था, बेलन घाटी बताया था, हथनौरा बताया था, और भीमबेटका की गुफा भी है। भीमबेटका की गुफा कैसी है? जो तीनों काल में है। कितने काल में है? तीनों काल में। तो ये पाषाण काल के संबंध में एक बार और आप देख लीजिए, ये मध्य पाषाण काल। इसमें महाराष्ट्र में कौन सा है? नेवासा। डिडवाना कहाँ है? राजस्थान में। नर्मदा घाटी, बेलन, नर्मदा घाटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सिंह भूमि कहाँ है? झारखंड में। चकिया कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका, सोन घाटी, नर्मदा घाटी, हथनौरा, आजमगढ़, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में क्या है? तो यहाँ पे प्रभास संस्कृति है। प्रभास संस्कृति किससे संबंधित है? ताम्रयुगीन संस्कृति है। ठीक है, तो ये पीपीटी के फॉर्म में जब हम रिवीजन करेंगे, ये आपको, आप ये देख लो किस तरीके से होता है। अच्छा, इसका एक और डायग्राम आप लोगों के बैच 1 के व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाला है ना, तो आप उसको देख लीजिएगा। डला हुआ है जिसमें खुरचुनी क्या होता है, छेदनी क्या होता है, ये सब डला हुआ है। एक बार देखिए तो, चलिए देखिए, आप सामने देखो, सामने देख के पढ़ो। इंग्लिश में, हिंदी में मैंने डाल रखा है ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में। निडल सुई, जैवलिन भाला, ठीक है, स्पीयर थ्रोअर, यूज्ड टू थ्रो जैवलिन्स। हम इसको फेंक के शिकार करते थे।
ब्लेड संस्कृति या फलक संस्कृति, वो है। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। आप हिंदी मीडियम वालों को मिला व्हाट्सएप ग्रुप में, मिला ना? उसमें देखो एक मैप भी मिला होगा, है ना? एक मैप मिला होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जितनी ये सामने एक्चुअली में जो आज तक पूछता है पीएससी, इसी में से पूछ लेता है। हमेशा यही रहा है कि इतने में से पीएससी 90% क्वेश्चन इसी टेबल में से आएंगे, जिसमें मेहरगढ़ से क्या मिला है? कृषि और कृषि बस्ती के प्राचीनतम प्रमाण। बुरजोम से क्या मिला है? गर्त आवास और मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। गुफ कराल से क्या मिला है? तो गुफ कराल से गर्त आवास और गेहूं, जौ और मसूर के जले हुए दाने। कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य। चिरौन से हिरण के सींग के बने औजार। चौपानी मांडो से विश्व के प्राचीनतम मृत भांड या मिट्टी के बर्तन। नागार्जुनी कोंडा या नागार्जुन कोंडा से नवपाषाण युग में युग्म समाधान का एकमात्र साक्ष्य। कपल, एक साथ कपल को मिला है। मास्की और ब्रह्मगिरी क्या है बच्चों? मानव बस्ती के प्रमाण। ठीक है, अब अगला ताम्रपाषाण काल आएगा, तो ताम्रपाषाण का देखो, अच्छा ऐसे भी है, नियोलिथिक एज के औजार ऐसे थे बच्चों, देखो। ठीक है, देखो जो आपको डायग्राम दिया गया वही डायग्राम अब इस तरीके से, और इसका एक एक लोकेशन याद कर लो। देखो हर तरीके से एक साथ दे दिया गया। महापाषाणकालीन स्थल देखो अलग से उन्होंने लिखा है। बुरझोम, जूना पानी, आदिच नलूर, ब्रह्मगिरी, मास्की, चिंगलकट्टू, बलूचिस्तान, फिर वेदसा, जयपुर, खेड़ा, फतेहपुर सीकरी। मैंने सब बताया ना, ये सभी लोकेशन याद कराइए। पिछले की क्लासेस में आप देखेंगे, याद करेंगे तो सब आपको मिले। अच्छा, ये भी किसी बच्चे की कॉपी है। सोचो वो बच्चा कितना दिमाग से क्रिस्टलाइज है। मैंने अभी पिछले 2 साल में तकरीबन 2500 बच्चों को पढ़ाया। तुलेंद्र करके एक लड़का है दंतेवाड़ा का, वो वैसे ही लिखता है जैसे मैं बोलता हूं। उसका ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत मिस करता हूं कि ऐसा स्टूडेंट मेरे को हर बैच में नहीं मिलता। वो नोट्स बहुत शानदार बनाता था। एक्चुअल में उसको ये समझ में, देखो ये मैंने बताया था उसको, ऐसे बताया था ना, आप लोगों को भी तो ऐसे बताया था, लेकिन उसने छोटी छोटी चीज को, मेरी मेथड्स को पकड़ लिया है, और मेरी जिस मेथड को पकड़ा उस मेथड के हिसाब से किस कॉपी बनाया उसने। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, आप देख लीजिए एक बार। ये पीपीटी डलवा देंगे, पर जरूरत नहीं है आप लोगों की, क्योंकि आपको बुक जब आ जाएगी तो आप किसी चीज की जरूरत नहीं, आप सीधे रटना चालू करो। देखो मेंस में प्रश्न पूछता है, प्रागैतिहासिक काल में ताम्रपाषाण काल किसे कहेंगे और क्यों, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेंस का प्रश्न है, उसके आंसर आप इसी तरीके के पॉइंट में लिखेंगे। जो आपको कायथा संस्कृति, बनास संस्कृति, सब मैंने बताया, मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ नाम रटवाया, लेकिन बुक मिलेगी आपको तो उसके अंदर का और भी चीज लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप मत याद करो ना अंदर की चीज, लेकिन जो जो मैं पढ़ा रहा हूं एटलीस्ट बुक में वो चीज आपको याद होनी चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एटलीस्ट जो जो मैं पढ़ाता हूं बुक में आप क्या करोगे, अंडरलाइन कर लिए रहोगे और उसको याद कर लो। आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, प्रभात संस्कृति, पता है ना आपको? ये सब पहले की चीजें बता रहे हैं। ब्रह्मगिरी, मास्की, चिंगलकट्टू, आदिच नलूर, बलूचिस्तान, कराची, खेड़ा, जूना पानी, ये सब कैसे स्थल है? महापाषाण कालीन, मेगालिथिक एज। ठीक है, ये सब हमने किस में देखा है? अच्छा देखो लास्ट में क्या है ना, आपकी बुक में ना एक छोटा सा एक ही टेबल में सब कुछ को एक साथ भी डाल दिया गया। बुक जब आप देखोगे, आपको जो पीडीएफ डाले हैं 35 पेज की, उसमें आप देखा पाषाण काल के एकदम अंतिम में 1 2 3 पाषाण काल के पूरा चीज एक साथ डाल दी, जैसे ये
निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद नवपाषाण काल। इसका एक टेबल बना हुआ, एक टेबल में ही सब डाल दो। तो आप जब पूरा पढ़ लो, देख लो और अंत में इससे रिवाइज कर लो। और परीक्षा में क्या पढ़ के जाना, तो परीक्षा में सिर्फ बार बार ये टेबल रटोगे, इसलिए टेबल में अगर कुछ कमी लगेगा तो उस टेबल को और अच्छा कर लो, आप अपने हिसाब से टेबल बनाओ। अच्छा, आपको कायदे से नोट्स किसका बनाना चाहिए, तो सिर्फ इस टेबल का, यही आपका नोट्स होना चाहिए। उस टेबल को आप अपने फॉर्म में कितना बेहतर लिख पाते, ये करता है। ठीक है, समझ गया। हम इसको रिवाइज करेंगे। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज थोड़ा हमने कम पढ़ाई की है और थोड़ा समझने का बार बार मैं बोल रहा हूं, मैथड्स पकड़ लो। हिस्ट्री में मैथड पकड़ोगे तब आपको फैक्ट याद होगा। कुछ नहीं करेंगे, आज वापस से सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे स्थल को लेके बात करेंगे और आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैं जो पढ़ाऊंगा सिर्फ मैं पूछूंगा। चलो अदिति, आप ही शुरुआत करते हैं। चलिए, पाकिस्तान में आप कितनी जगह बता सकती हैं? तो देखो, पहली चीज यह है कि भारत, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है कहां कहां फैले हैं? अफगानिस्तान में है, दूसरा पाकिस्तान में है, तीसरा इंडिया में। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो चलिए पाकिस्तान में बताइए सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर क्या है? हड़प्पा। अब एक आध दो चीज और पूछूंगा ना। इनका कहना है कि हड़प्पा सबसे ऊपर है। हड़प्पा की खोज करता राय बहादुर दयाराम साहनी, मैंने कल बताया था। ठीक है, मेरी एक एक बात को याद रखा कीजिए। हड़प्पा, राय बहादुर दयाराम साहनी, कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी। दूसरा शहर कौन सा बच्चों? मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु। इसी तरीके से बच्चों चन्हूदड़ो, कौन सा? चन्हूदड़ो। ये कौन सी नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। इसी तरह अगला कौन सा बच्चों? बालाकोट और एक आमरीकोट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो कौन सा है? सुतकांडोर, सबसे पश्चिमोत्तर हिस्सा। सुतकांगडोर। क्या? सुतकांगडोर। कौन सी नदी के किनारे? दाश्क नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? तो हम तीन नदियां पढ़े, दाश्क नदी देखिए, सिंधु नदी देखिए और रावी नदी देखिए। ठीक है, अब यहां पे हम दो जगह देखते हैं। एक तो आपका मुंडी गौक है और एक आपका सुरतगोई है। मुंडी गौक और सुरतगोई। राकेश, बताना पड़ेगा इंडिया के बारे में, बताओगे? चलो बताओ। इंडिया को मैं तोड़ना चालू करता हूं। एक तो जम्मू कश्मीर, फिर एक पंजाब, फिर एक हरियाणा, फिर एक राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। इन जगह पे अलग अलग चीज। जम्मू कश्मीर में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, कोई बोलेगा नहीं, बताइए। मांडा। कौन सा स्थल है? मांडा। कौन सा स्थल है? मांडा। मांडा जो है बच्चों, वो कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब। पंजाब में कौन सा है? कौन सा? पंजाब में कौन सा स्थल है? रोपड़। कौन सा स्थल है? रोपड़। तो पंजाब में जो स्थल है उसका नाम क्या है? रोपड़। फिर हरियाणा में कौन सा है? हरियाणा में दो स्थल। हरियाणा में पहला है, अच्छा, रोपड़ कौन सी नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। ठीक है, फिर कौन सा है? बनावली। कौन सा? बनावली। और दूसरा राखीगढ़ी। तो बनावली कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। और दूसरा कौन सा है? राखीगढ़ी। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जिस स्थल को खोदा गया है वो कौन सा है? राखीगढ़ी है। ये कैसा स्थल है? वृहद स्थल। कैसा स्थल है? वृहद स्थल। ठीक है, याद रहेगा। चलो अमरजीत, ये बताओ,
राजस्थान में कौन सी जगह है? कालीबंगन। कौन सी जगह है? कालीबंगन। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। रुखसार, गुजरात की 5 जगह बतानी है तुमको, बताओ। सबसे पहले आता है रंगपुर, दूसरा आपने बोला धौलावीरा। धौलावीरा की खासियत बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर हैं सब 2 हिस्सों में टूटे हुए। धौलावीरा एक ऐसा नगर है जो 3 हिस्सों में टूटा है। कितने हिस्सों में टूटा है? 3 हिस्सों में टूटा है। बताते हैं कैसे। धौलावीरा अपनी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। किसके लिए? वाटर मैनेजमेंट को लेकर सबसे ज्यादा फेमस है। कौन सा? धौलावीरा। अगला आया लोथल। लोथल कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा। अगला कौन सा है? बताओ कौन सा है? सुरकोतड़ा। क्या है? सुरकोतड़ा। और फिर अगला कौन सा है? नागेश्वर। कौन सा है? नागेश्वर। भारत का सबसे पश्चिमोत्तर हिस्सा सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमोत्तर हिस्सा। ठीक है। तो मैं बताया था कि उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो जो याद रखना, जो चीज इजी है ना वो भारत में होगी, और जो कठिन है ना वो कहां होगी? बाहर होगी। बलूचिस्तान एक कठिन जगह है। सुत, कांगडोर और सुरकोतड़ा बोलने में कौन सा आसान लग रहा है? बोलने में सुरकोतड़ा आसान लग रहा है बोलने में, तो भारत में। जो कठिन लग रहा है बोलने में तो बाहर, दाष्ट नदी के किनारे। ठीक है। अच्छा, ये लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, रंगपुर हो गया, सुरकोतड़ा हो गया, नागेश्वर हो गया। अब बच्चों ये कौन सा है? ये है दैमाबाद। क्या है ये? दैमाबाद। कौन सी नदी? तो गोदावरी नदी के किनारे। ये जो है ये है बच्चों आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। कौन सी नदी किनारे? हिंडन नदी के किनारे। अच्छा, खासियत देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है बच्चों वो त्रिभुजाकार। कैसे आकार की है? त्रिभुज का। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी है? त्रिभुज के आकार की है। जो त्रिभुज के आकार की होने की वजह से ये जो है ये टोटल 14 लाख किलोमीटर स्क्वायर की है। कितने की है? 14 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और जो ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसकी 2 राजधानियां हैं। कितनी राजधानी है बच्चों? 2 राजधानी, जुड़वा राजधानी है। पहले को बोलते हैं हड़प्पा और दूसरे को बोलते हैं मोहनजोदड़ो। देखो, चूंकि सबसे पहले बार जो स्थल खोजा गया था वो कौन सा खोजा गया था? कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। इसलिए उसकी राजधानी क्या रख दी है? हड़प्पा। लेकिन पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। तो इसे दूसरी राजधानी कौन सी है? मोहनजोदड़ो। अच्छा, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। कौन सा है? पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर व्यवस्था है ना बच्चों, उसको देखो। अब समझना, सिंधु घाटी सभ्यता में बच्चों यहां पे सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। पूरा नगर 2 हिस्सों में बढ़ गया। ये पूरा नगर है बच्चों, ये पूरा नगर है। इसमें 2 हिस्से बटे, एक ए और एक बी। तो यहाँ पे कौन से लोग रह रहे हैं? सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं? अभिजात्य वर्ग के लोग रहते हैं। तो ध्यान समझिएगा, आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में ईस्ट में सामान्य वर्ग के लोग, वेस्ट में अभिजात्य वर्ग के लोग। वेस्ट का हिस्सा छोटा है, ईस्ट का हिस्सा बड़ा है। वेस्ट का हिस्सा क्या है? छोटा है, और ईस्ट का हिस्सा क्या है? बड़ा है। यहाँ पे लोगों की संख्या ज्यादा है, ज्यादा घनी आबादी। यहाँ पे लोगों की संख्या कम है, कम घनी आबादी। ठीक है। ये थोड़ा सा निचले हिस्से पे है, पूरब का हिस्सा थोड़ा नीचे है और पश्चिम का हिस्सा थोड़ा ऊंचे पे, ऊंचाई पर है। कारण क्या है? नदियां भी थी,
सिंधु नदी, रावी नदी, और यहाँ पे किले बनाए गए। समझ आया क्या कहना चाह रहा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन अवस्था में पूरा नगर दो हिस्सों में बटा था। पश्चिम वाले हिस्से में अभिजात वर्ग के लोग रहते थे और पूर्वी हिस्से में सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। पश्चिमी हिस्सा जो पूर्वी हिस्से से थोड़ा सा ऊंचाई पे था और थोड़ा सा कम चौड़ा था, लेकिन मतलब पश्चिमी हिस्सा थोड़ा कम चौड़ा था और ऊंचाई पे था पूर्वी हिस्से की तुलना में। ठीक है बच्चों, ये जो स्थान दिख रहा ना, ये दाह संस्कार स्थल है या कब्रिस्तान है। अभी आपको एक बताएंगे, R37 नाम का एक कब्रिस्तान मिलेगा हड़प्पा में। यानी कि इस पूरे नगर में साउथ में लोग क्या करते थे, उस नगर में लोगों को दफनाने का काम, जलाने का काम करते थे। उत्तर में क्या होता था, तो उत्तर में पूजा स्थल, स्नानागार, मंदिर, प्रकृति पूजा, ये सब कहां होता था, नगर में, उत्तर। तो उत्तर साइड क्या था, पूजा का कार्य, इधर क्या था, दाह संस्कार, इधर क्या था, सामान्य वर्ग, और इधर क्या था, अभिजात वर्ग। और धौलावीरा के संदर्भ में ऐसा था, धौलावीरा 3 हिस्सों में बटा हुआ, उसमें कोई डिफाइंड नहीं था, लेकिन उधर भी पश्चिमी हिस्से में लोग, जो व्यक्ति रिच थे, वो कहां रहते थे, पश्चिमी हिस्से में रहते। समझ आया कि नहीं आया? सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कितने हिस्सों में टूटा था, 2 हिस्सों में टूटा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरीके से पूरा प्लान बता देते हैं आपको बच्चों। बच्चों ये समझो, ये सड़क है, पहली सड़क, ये सड़क। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की सड़कें बनाई गई, हर सड़क के किनारे घर बनाए गए, जैसे होता है घर बनाए गए, और जल निकासी की व्यवस्था भी की थी। जो नालियां थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो क्या हुआ, इसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। क्या बोलते हैं? ग्रिड सिस्टम, जाली नुमा आकृति। क्या बोलते हैं? जाली नुमा आकृति, ग्रिड सिस्टम। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर बसे गए थे, उनमें जो घरों का निर्माण किया गया था, वो ग्रिड सिस्टम पर बेस्ड किया गया था। जो घर थे उनमें पक्की घर सड़कों के किनारे बने हुए थे, और सड़कों के किनारे से पक्की नालियां बहती थी, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब ये सड़क इस सड़क को काट रही है। मान लो बच्चों, ये सड़क है जा रही है, ये सड़क एक जा रही है, और इधर से ये सड़क और ये सड़क आ रही है, यहाँ पे समकोण पर काट रही कि नहीं? तो सड़कें एक दूसरे को हमेशा समानांतर समकोण पर काटती थी। समझ आया? तो ये क्या है, कहाँ का, वहां का सड़क निर्माण प्रणाली ऐसा था। ठीक है, कोई भी 2 मंजिला घर जनरली नहीं देखने को मिले। ठीक है, अब देखो, ऐसे क्षेत्र जो बंदरगाह थे, क्या थे बच्चों? बंदरगाह, वहां पे माप तौल के सामान मिले। क्या मिले हैं? माप तौल के सामान मिले। और जो बाट का प्रयोग किया गया है बच्चों, वो 16 के गुणक में बाट का प्रयोग किया गया। एक चीज और समझना, समझना बच्चों, ध्यान देना ना थोड़ा। यहां पे कौन सी सभ्यता है? यहां पे बच्चों सिंधु घाटी की सभ्यता है। किसकी सभ्यता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, जब यहां पे सिंधु घाटी की सभ्यता है बच्चों, तो यहां पे 2 सभ्यताएं हैं। एक मिस्र की सभ्यता है। किसकी सभ्यता है?
मिस्र की सभ्यता। बच्चों यहीं पे मेसोपोटामिया की सभ्यता है। यहां पे दजला फरात की सभ्यता है। और यहां पे सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, अब देखो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग सामान यहां से खरीद के लाके यहां देते थे। और मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा। 100 से ज्यादा बार प्रश्न आया है पिछले 10 साल में अलग अलग पीएससी में। मेलुहा किसके द्वारा कहा गया? तो मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। और ट्रेड होता था। बच्चों जब हम कल ट्रेड पढ़ रहे थे तो आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार की बात करते हैं। तो बाह्य व्यापार में जो यही था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, इन सभ्यताओं के साथ किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। व्यापार किसके माध्यम से हो रहा था? तो व्यापार जब होगा तो हम किसी तरीके से, इस तरीके से बोड़ी होगी और बोड़ी में ये मुठड़ी रहती थी, ऐसे समझो। अब समझना ना, इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ऐसे मान लो मुठरी रहती थी, बोरी बोरी। उस बोरी में क्या था बच्चों? सील कर दिया उस बोरी को। अब ये बंदरगाह के माध्यम से ये बोरी जाती थी एक जगह से दूसरी जगह। अगर उसमें सील कर दिए, और उस सील किसकी कहते थे कि अगर उसको बोरी को कोई भी खोलेगा तो सील टूट जाए। तो इससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते हैं? अपने सामान की सुरक्षा करते थे सील के माध्यम से, कि हमारा सामान जब दूसरा कोई ले जा रहा है, अगर वो सील नहीं दिखी, मतलब इस सामान के साथ छेड़छाड़ किए हैं बंदरगाह में, जहाज में जब ले गया है इसको, तो लोगों के पास इतना दिमाग था कि वो लकड़ियों के माध्यम से नाव बनाए हैं और नाव के माध्यम से क्या किए हैं? व्यापार किए हैं। मैंने आपको जब पढ़ाया था परिवहन, तो मैंने बताया था ना, जल परिवहन के माध्यम से सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता के साथ क्या करते थे? व्यापार करते थे। याद रखिएगा बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में खासियत यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्यादा अमीर थे और ज्यादा सिटी वाले थे, ज्यादा नगरीय थे। और मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता के लोग ग्रामीण थे, थोड़ा पिछड़े हुए लोग। ठीक है, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये कब होता था? ये जब ट्रेड करते थे। क्या होता था? ट्रेड करते थे। दूसरा क्या? माप तौल में किसका प्रयोग करते थे? 16 के गुणक का। हाथी दांत का प्रयोग स्केल के रूप में करते थे। स्केल के रूप में करते थे। लंबाई चौड़ाई नापने के लिए किसका प्रयोग करते थे? हाथी दांत का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब बताओ ये चीज कहां मिलनी चाहिए? जहां बंदरगाह होगा। बंदरगाह कहां है? लोथल अपने आप में डॉकयार्ड क्षेत्र है, बंदरगाह क्षेत्र है, तो वहां मिलेगा। समझ रहे हो? एकदम इजी है, ट्रैक पकड़ते चलो कैसे कैसे करना। सामान्य वर्ग, अभिजात्य वर्ग, पूजा स्थल, दाह संस्कार, कब्रिस्तान, याद रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, इस तरीके से 3 तरीके से याद रहेगा। ठीक है, अभिजात्य वर्ग में कैसे आ गए लोग? अभिजात्य वर्ग में देखो, तुम्हारी सिटी है, सिटी कोरबा सिटी, तो कोरबा सिटी में अलग अलग लोग अलग अलग जगह रहते हैं। जो थोड़ा अमीर घराने के लोग रहते हैं वो अपने लिए या तो कोई सोसाइटी बनाते हैं या अलग जगह रहते हैं। अगर एक सिटी प्लानिंग होती है तो उसमें एक सिविल लाइंस होता है। सिविल लाइंस हमेशा हाई फाई होता है। अगर आप रायपुर जाओगे तो एक शंकर नगर है, शंकर नगर पूरे और अलग बसाहट से अलग है। तो वो अभिजात्य वर्ग कहां रहते हैं? अपनी एक अलग बसाहट में रहते हैं। समझ गए? अरे आप एग्जाम्पल ले लो, अभी के एग्जाम्पल, ये पर्टिकुलर ये जगह, अच्छा यहाँ बस्ती के लोग रहते हैं, यहाँ पे ये लोग रहते हैं, अच्छा यहाँ पे ये लोग रहते हैं। उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में जो था 2 पार्ट में टूटा था। धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जो जहां पे 3 हिस्सों में बटा हुआ था। तो इतनी बेसिक बातें आप लोगों को याद रहेगी कि नहीं रहेगी? तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन बच्चों आप लोग याद करना चालू करो, और जो आपको पीडीएफ नोट्स दिया गया है ना बुक का, वो बुक को आप एक बार पढ़िएगा और पढ़ के आइएगा। ठीक है, बाकी की जो चीजें हैं उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में हम बताएंगे कि और क्या क्या, किसने किसकी खोज की, कब खोज की, कहाँ खोज की, और राखलदास बनर्जी कौन है, दयाराम साहनी क्या है, बीएल घोष कौन है ना,
और इसके अलावा हर एक स्थल से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई। आज की डेट क्या है?